नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रत्यय की, और आज अपना प्रत्यय का यानी एक प्रत्यय का भाग अपना पूरा हो सका है कृत प्रत्यय का। आज हम तदित प्रत्यय का पहला भाग यानी मतुप प्रत्यय पढ़ेंगे। तो मतुप का क्या परिभाषा सूत्र है, क्या उसकी पहचान है और क्या उनके उदाहरण हैं, तो देखिए। तो विद्यार्थियों, मतुप प्रत्यय का परिभाषा सूत्र है तद अस्य अस्ति तस्मिन् इति मतुप। क्या है? तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप, यानी हिंदी के वाला या युक्त अर्थ में संज्ञा शब्दों से मतुप का मत लगता है। मत लगता है इसका मतलब है कि मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। तद अस्य अस्ति तस्मिन् इति, यानी वह उसका है ऐसा इसमें, वह उसका है ऐसा इसमें, ये इसका अर्थ निकलता है सूत्र का। और ये जो मतुप प्रत्यय है वह हिंदी के वाला या युक्त अर्थ में जोड़ता है। जैसे हम कहते हैं धन वाला, गुण वाला, ज्ञान वाला या ज्ञान से युक्त, धन से युक्त। तो जहाँ हिंदी का वाला या युक्त अर्थ होता है वहाँ उसके लिए मतुप प्रत्यय लगाया जाता है। और विद्यार्थियों, मतुप का मत शेष रहता है, यानी इसमें प का लोप हो जाएगा, हलंत है, और पुनः उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र से इस ऊ का भी लोप हो जाएगा और इस तरीके से क्या शेष रहेगा? मत शेष रहेगा। और ये अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होता है। वो कैसे होता है तो देखिए। जैसे इसमें दो नियम है, हम वो जानेंगे। तो पहला नियम इसमें यह है कि अ अथवा आ अंत वाले शब्दों तथा कुछ हलंत शब्दों में मतुप का नपुंसक लिंग में वत, पुल्लिंग में वान तथा स्त्रीलिंग में वति बनकर प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, यानी मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है और वह मत भी आगे अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अगर ऐसे शब्द जो अ अथवा आ अंत वाले हैं, यानी हम सीधा से कह सकते हैं कि अकारांत और आकारांत, अकारांत और आकारांत शब्दों तथा कुछ हलंत शब्द, हलंत यानी ऐसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण हलंत है, तो उनके साथ मतुप प्रत्यय का, अगर उन शब्द को अपने को नपुंसक लिंग का बनाना है तो मत का बन जाएगा वत, और पुल्लिंग में बनाना है तो बन जाएगा वान, और स्त्रीलिंग में बनाना है तो बन जाएगा वति। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण देखने पर सारा खेल समझ में आएगा। जैसे शब्द है रथ और प्रत्यय है मतुप, तो रथ धन मतुप पुल्लिंग में बनेगा रथवान, स्त्रीलिंग में बनेगा रथवती, और नपुंसक लिंग में बनेगा रथवत। सत्यधन मतुप पुल्लिंग में बनेगा सत्यवान, स्त्रीलिंग में सत्यवती, और नपुंसक लिंग में बनेगा सत्यवत। तो अपने को ये याद रखना है कि नपुंसक लिंग में शब्द के अंत में वत जोड़ना है, पुल्लिंग में वान जोड़ना है, और स्त्रीलिंग में क्या जोड़ना है? वती जोड़ना है। गुणधन मतुप गुणवान, गुणवती, गुणवत। इसी तरह धन मतुप धनवान, धनवती, धनवत। नमस धन मतुप नमस्वान, नमस्वती, नमस्वत। इसी तरह मनस धन मतुप तो मनस्वान, मनस्वती, मनस्वत। तो विद्यार्थियों, इसकी पहचान है वो बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पहचान अलग से नहीं लिखी है क्योंकि इसकी पहचान बहुत ही आसान है, आप स्वयं समझ सकते हो और स्वयं लिख सकते हो। क्या लिखना है पहचान में कि अगर किसी शब्द के अंत में वान, वती या वत, क्या वान, वती या वत जुड़ा हुआ हो तो वहाँ मतुप प्रत्यय होगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, मतुप प्रत्यय का यह पहला नियम पूरा हुआ। अब हम दूसरा नियम जानेंगे। दूसरे नियम में क्या है तो विद्यार्थियों देखिए, इसका दूसरा नियम वो क्या कहता है। पहला नियम हमने पढ़ा, उनके उदाहरण देखिए। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, तो दूसरा देखिए क्या कहता है। अ अथवा आ से भिन्न शब्दों में मतुप का मत लगता है। यानी इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि अ अथवा आ अंत वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो अकारांत या आकारांत है या कुछ हलंत शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का क्या जुड़ता है। और अब यहाँ पर है कि अ अथवा आ से भिन्न, यानी अकारांत या आकारांत शब्द नहीं होने चाहिए। इनके अलावा अगर कोई अन्य शब्द, यानी जैसे इकारांत है या उकारांत है, ओकारांत है, ऐकारांत है, तो यानी अ अथवा आ से भिन्न अंत वाले शब्दों के साथ में
मतुप का क्या लगता है, मत लगता है, जो पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति तथा नपुंसकलिंग में मत बनकर प्रयुक्त होता है। यानी विद्यार्थियों, मतुप प्रत्यय अगर अ तो आ से भिन्न अंत वाले शब्द हैं तो उनके साथ में मत लगेगा, और जिसका पुल्लिंग में मान बन जाएगा, स्त्रीलिंग में मति बनेगा और नपुंसकलिंग में मत बनेगा। जैसे उदाहरण देखिए, गतिधन मतुप क्या बनेगा, गतिमान। पुल्लिंग में है तो क्या जोड़ेगा, मान, तो शब्द के अंत में आपको मान जोड़ना है, और स्त्रीलिंग में मति जोड़ना है, और नपुंसकलिंग में मत जोड़ना है। तो गतिधन मतुप क्या बनेगा, गतिमान, स्त्रीलिंग में गतिमति और नपुंसकलिंग में गतिमत। इसी तरह बुद्धिधन मतुप बुद्धिमान, बुद्धिमति, बुद्धिमत। श्रीधन मतुप श्रीमान, श्रीमति, श्रीमत। धीधन मतुप धीमान, धीमति, धीमत। विद्यार्थियों, धी का अर्थ भी बुद्धि होता है। आयुषधन मतुप आयुष्मान, आयुष्मति, आयुष्मत। धनुषधन मतुप तो धनुष्मान, धनुष्मति, धनुष्मत। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये मतुप प्रत्यय अपना पूरा हो गया। इसकी पहचान है वो यही है कि अगर किसी शब्द के अंत में वान, वति, वत या मान, मति, मत ऐसा लगा हुआ है तो वहाँ सदा मतुप प्रत्यय होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है पहचान में कि विद्यार्थियों इसकी जो पहचान है, पहचान में आपको अंत में ये देखना है कि अगर किसी शब्द के अंत में वान, वति, वत या मान, मति और मत, तो आपको यही देखना है। ये शॉर्टकट में पहचान मैंने बताई है कि अगर किसी शब्द के अंत में वान, वति, वत या मान, मति, मत लगा हुआ है तो वहाँ सदा मतुप प्रत्यय होगा। तो इस तरीके से अपना ये मतुप प्रत्यय पूरा हो गया। तो विद्यार्थियों, अपना अगला प्रत्यय है तरप प्रत्यय। तो देखिए तरप प्रत्यय के क्या परिभाषा सूत्र है, क्या इसकी पहचान है और क्या इनके उदाहरण है। तो देखिए तरप प्रत्यय की ओर। तो तरप प्रत्यय जिसका सूत्र है द्विवचन विपज्योप पदे तरब ये सुनो। यानी विद्यार्थियों, तरब ये सुन, तरप धन ये सुन, एक ये सुन प्रत्यय भी होता है। तरप और ये सुन का जोड़ा होता है। जैसे इससे पूर्व हमने कृत प्रत्यय में त, तवतो, सत्री, सानास वैसे उनका जोड़ा होता था, तो उसी प्रकार इसमें भी तरप और ये सुन का जोड़ा होता है। दोनों का एक ही जगह पर प्रयोग होता है। या आप भले तरप लगाओ या ये सुन लगा सकते हो, दोनों का समान अर्थों में प्रयोग होता है। तो इसका मतलब है कि द्विवचन विपज्योप पदे तरब ये सुनो। द्विवचन विपज्योप, द्विवचन का मतलब है कि दो वस्तुओं या दो पदार्थों में विपज्योप बांटने पर, यानी कि किसी दो में से एक को अच्छा बताना है या खराब बताना है तो वहाँ तरप और ये सुन प्रत्यय लगाया जाता है। तो देखें, दो वस्तु में से एक को श्रेष्ठ या निकृष्ट, निकृष्ट यानी खराब बताने के लिए शब्दों में तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा तरप का तर शेष रहता है, और जो तरह जो शेष रहता है वह पुल्लिंग में हो जाता है तरह, स्त्रीलिंग में हो जाएगा तरा और नपुंसकलिंग में हो जाएगा तरम। तो विद्यार्थियों, हमें यह देखना है कि जो तरप प्रत्यय है वो कहाँ प्रयुक्त किया जाता है। किन्हीं दो में से, भले ही दो वस्तु हो, दो पदार्थ हो या भले ही दो व्यक्ति हो, उनमें से किसी एक को अच्छा बताना है और एक को खराब बताना है यानी निकृष्ट बताना है, तो वहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण देखिए, जैसे चतुर्धन तरप क्या बना है, चतुर्तर। चतुर्तर का मतलब होता है दो में से एक चतुर। चतुर्तरा, दो स्त्रियों में से एक चतुर। चतुर्त्रम, दो वस्तु में से एक वस्तु श्रेष्ठ है, अच्छी है, अच्छी बताने के लिए। वैसे गुरुधन तरप, गुरुतर, गुरुतरा, गुरुतरम। पटुधन तरप, पटुतरह, पटुतरा, पटुतरम। उच्चधन तरप, उच्चतरह, उच्चतरा, उच्चतरम। निम्नधन तरप, निम्नतरह, निम्नतरा, निम्नतरम। प्रियधन तरप, प्रियतरह, प्रियतरा, प्रियतरम। तो इस तरीके से हो गया ये अपना तरप प्रत्यय। अब इनकी पहचान है वो, वैसे ये जो प्रत्यय है इनकी पहचान बहुत ही आसान है। जैसे शब्द के अंत में तरह, तरा या तरम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा नहीं लिखा है पहचान।
आप पूरी ऐसे लिख सकते हो कि यदि शब्द के अंत में तरह, तरह या तरम दिखाई दे तो वहाँ तरप प्रत्यय होता है। तो विद्यार्थी आपको बस ये 3 शब्द देखना है, तरह, तरह या तरम। इनमें से अगर कोई भी एक शब्द के अंत में लगा हुआ है तो वहाँ सदा तरप प्रत्यय होगा। और तरह दिया है तो वह शब्द पुल्लिंग का होगा, तरह जुड़ा हुआ है तो वह शब्द स्त्रीलिंग का होगा, तथा अगर तरम जुड़ा हुआ है तो वह शब्द नपुंसकलिंग का होगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों अपना तरप प्रत्यय पूरा हो गया। आगे हम बात करेंगे तमप प्रत्यय की। तो विद्यार्थियों अपना अगला प्रत्यय देखिए, तमप प्रत्यय। क्या इसके सूत्र है, क्या इनकी पहचान और कैसे इनके उदाहरण है, तो जानिए। तमप प्रत्यय जिसका सूत्र है अति सायने तम विष्णु। अति सायने यानी बहुतों में से सुंदर या अच्छा या निकृष्ट खराब बताने के लिए तमप इष्टनो, तमप और इष्टन। इससे पूर्व जैसे हमने तरप और ये सुन प्रत्यय, तरप प्रत्यय पढ़ा था, तो तरप और ये सुन का जोड़ा होता है, वैसे ही तमप और इष्टन का जोड़ा होता है। तमप और इष्टन का इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बहुत पदार्थों या बहुत वस्तुओं में से एक को श्रेष्ठ या निकृष्ट यानी खराब बताने के लिए शब्दों में तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा तमप का तम शेष रहता है। तो जैसे विद्यार्थियों हमने तरप प्रत्यय पढ़ा था, तो तरप प्रत्यय 2 वस्तुओं में से या 2 पदार्थों में से एक को अच्छा या खराब बताने के लिए जोड़ा जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। वैसे ये तमप प्रत्यय बहुतों में से किसी एक को अच्छा बताना है या किसी एक को खराब बताना है तो वहाँ तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है। बहुत वस्तु हो सकती है, बहुत पदार्थ हो सकती है, या बहुत व्यक्तियों में से भी किसी एक व्यक्ति को अच्छा बताना है या श्रेष्ठ बताना है या खराब बताना है तो वहाँ तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब इनके उदाहरण देखिए। तो विद्यार्थियों तमप का तम शेष रहता है, जो पुल्लिंग में तमह, स्त्रीलिंग में तमह और नपुंसकलिंग में तमम बनकर प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, जैसे चतुर्दन तमप क्या बन जाएगा, चतुर्थमः। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में बनेगा चतुर्थमः और नपुंसकलिंग में चतुर्थमम। गुरुधन तमप, गुरुतमः, गुरुतमः, गुरुतमम। पटुधन तमप, पटुतमः, पटुतमः, पटुतमम। उच्चधन तमप, उच्चतमः, उच्चतमः, उच्चतमम। निम्नधन तमप, निम्नतमः, निम्नतमः, निम्नतमम। पीर्यधन तमप, पीर्यतमः, पीर्यतमः, पीर्यतमम। तो ये हो गए इसके उदाहरण। अब विद्यार्थियों इनकी पहचान तरप प्रत्यय की तरह इसी की पहचान बहुत ही आसान है। आपको ये देखना है कि अगर किसी शब्द के अंत में तम, तमा या तमम इनमें से कोई एक शब्द जुड़ा हुआ है तो वहाँ सदा तमप प्रत्यय होगा। और ये देखना है कि अगर तम जुड़ा हुआ है तो वह शब्द पुल्लिंग का होगा, तमा जुड़ा हुआ है तो वो शब्द स्त्रीलिंग का होगा, तथा तमम जुड़ा हुआ है तो वो शब्द नपुंसकलिंग का होगा। तो इस तरीके से अपना ये तमप प्रत्यय पूरा हो गया। आगे हम बात करेंगे णीनी, इनी या इन प्रत्यय की। तो देखिए विद्यार्थियों, णीनी प्रत्यय, णीनी, इनी या इन, यानी ये 3 प्रत्यय हम कह सकते हैं। मूल प्रत्यय णीनी है, णीनी जैसे बनता है इनी और इनी से बनता है इन। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि णीनी और इनी प्रत्यय है, इसका इन शेष रहता है। इसका क्या सूत्र है, सुप्य जातु णीनी ताच्छल्य, यानी अकारांत युक्त शब्दों के साथ णीनी प्रत्यय लगाया जाता है। और जैसे शुभ आदि, सु औजस अम औजस आदि यानी शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है। सुप्य जातों का मतलब है कि शब्दों के साथ कौन से शब्द जो अकारांत शब्द है, जैसे सु औजस अम औजस, ये प्रत्यय होते हैं। तो ये यानी शुभ प्रत्यय जिन शब्दों के साथ में जोड़े जाते हैं वहाँ हम णीनी प्रत्यय जोड़ सकते हैं। जैसे अकारांत शब्दों से वाला या युक्त अर्थ में णीनी और इनी प्रत्यय का शब्दों से इन जोड़ा जाता है। यानी सीधी सी बात है कि अगर कोई शब्द अकारांत शब्द है, ऐसा शब्द जिसका अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण अ है, तो उनका लेकिन उनका अर्थ हिंदी में वाला या युक्त, जैसे धन वाला, भाग्य वाला, भाग्य से युक्त, धन से युक्त, फल से युक्त, दंड से युक्त, दंड वाला, ऐसा जहाँ अर्थ निकले, वाला या युक्त अर्थ निकले, वहाँ णीनी प्रत्यय जोड़ा जाता है। और णीनी या इनी का इन शेष रहता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि णीनी और इनी का इन शेष रहता है, या शब्दों के साथ णीनी और इनी का इन जोड़ा जाता है। तो हम सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी शब्द के साथ में इन लिखें, या भले आप शब्द के साथ में णीनी लिख सकते हो या इनी लिख सकते हो। जैसे भाग धन इन,
तो यहाँ भागधन इन के स्थान पर आप भागधन ऋणी लिख सकते हो या भागधन इनी भी लिख सकते हो, लेकिन इनका शेष क्या रहेगा, इन। तो इन एक प्रत्यय भी है, इसलिए हमने यहाँ पर सीधे क्या लिखा है, इन लिखा है। तो भागधन इन मूल शब्द या नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, भागिन। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, भागिनी, और पुल्लिंग में बनेगा भागी। भागी का मतलब है भाग्य वाला या भाग वाला या भाग से युक्त, भाग्य वाली या भाग से युक्त वाली, और भागिनी यानी भाग्य वाला या भाग्य से युक्त नपुंसक लिंग शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। तो सुख धनिन सुखिन, स्त्रीलिंग में सुखिनी सुखी यानी सुख वाला। प्राण धन इन प्राणिन प्राणिनी प्राणी प्राण वाला। व्यवहार धनिन व्यवहारिन व्यवहारिणी व्यवहारी। दोष धनिन दोषिन दोषिनी दोषी। मंत्र धन इन तो मंत्रिन मंत्रिनी मंत्री। दंड धन इन दंडिन दंडी दंडिनी और दंडी। तो विद्यार्थियों ये हो गया अपना नीनी प्रत्यय, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादातर इसमें आपको ये मूल या नपुंसक लिंग वाले याद रखने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो उदाहरण पूछे जाते हैं वो मूल या नपुंसक लिंग के ही पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये ज़्यादातर ये याद रखने हैं, याद तो इनको भी करना है, लेकिन 90% इनमें से अगर कोई उदाहरण पूछा जाता है तो आपको यही पूछा जाएगा मूल या नपुंसक लिंग का। जैसे पूछ ले कि दुखिन या भागिन या प्राणिन व्यवहारिन इनमें कौन सा प्रत्यय है ये, और या अगर ऐसा भी पूछ ले कि भागी सुखी प्राणी इनमें कौन सा प्रत्यय है, या भागिनी प्राणिनी इनमें कौन सा प्रत्यय है, लेकिन इनमें से ज़्यादा संभावना सिर्फ इसी की रहती है। अब इसकी पहचान क्या है कि अंत में इन रहेगा, यानी न हलंत और न हलंत से पूर्व ई जुड़ा हुआ है तो वहाँ सदा इन इनी या इनी प्रत्यय लगा हुआ होता है। ये तो मूल शब्दों की पहचान है। और स्त्रीलिंग की इसकी पहचान होगी कि अंत में नीनी यानी नी जुड़ा हुआ है और नी से पहले कोई ई है तो वहाँ नीनी प्रत्यय होगा, और पुल्लिंग में दीर्घ ई अगर किसी शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है और वह शब्द पुल्लिंग का है तो वहाँ इनी प्रत्यय होगा। लेकिन आपको ज़्यादातर ये याद रखना है मूल या नपुंसक लिंग। तो इस तरीके से अपना ये नीनी या इनी प्रत्यय पूरा हो गया। आगे बात करेंगे हम तो तल और ठक प्रत्ययों की। तो विद्यार्थियों अपना अगला प्रत्यय है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय को ठन प्रत्यय भी कहा जाता है, ठक या ठन। तो क्या इसका सूत्र है और कहाँ ये लगाया जाता है, क्या इनके उदाहरण है और क्या नियम है वो जानिए। तो विद्यार्थियों इसके दो सूत्र है, एक तो है हलसी राट ठक और दूसरा है रेवत्यादि व्यस्त ठक। यानी हलसी राट ठक हल आदि शब्दों से जुड़ने वाला, और रेवत्यादि भी यानी रेवती आदि शब्दों से जुड़ने वाला, रेवत्यादि व्यस्त रेवती आदि शब्दों से जुड़ने वाला प्रत्यय ठक प्रत्यय है। और ये हिंदी में कुछ इस तरीके से है कि जानकार करने वाला या संबंधी, यानी हिंदी शब्द जानकार करने वाला या संबंधी अर्थ में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। भाववाचक संज्ञा का मतलब है कि जिसका भाव ही प्रधान हो वो भाववाचक होता है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा या विशेषण शब्दों से ठक प्रत्यय जोड़ा जाता है। यानी ठक प्रत्यय का कहाँ जोड़ा जाता है कि अगर हमें कोई भाववाचक संज्ञा बनानी है, कैसी संज्ञा बनानी है, भाववाचक, तो ये सब कौन से शब्द संज्ञा या विशेषण शब्दों से ठक प्रत्यय जोड़ा जाता है। और ठक प्रत्यय का एक शेष रहता है। क्या शेष रहता है, एक। और इसमें कुछ नियम है वो ध्यान रखना। तो यह है कि प्रत्यय जोड़ते समय शब्द का अंतिम स्वर तथा हलंत वर्ण का लोप हो जाता है। यानी जब हम किसी शब्द के साथ में ठक प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो उसका अगर अंतिम वर्ण हलंत है तो उसका लोप हो जाएगा, या अगर जो अंतिम स्वर वर्ण भी है, अंतिम कैसा भी स्वर वर्ण है तो उस स्वर वर्ण का भी लोप हो जाएगा। यानी शब्द का जो अंतिम स्वर है उसका लोप होगा, या शब्द का अंतिम अगर हलंत वर्ण है तो उसका भी क्या होगा, लोप। और दूसरी शर्त यह है या दूसरा नियम यह है कि अगर किसी शब्द के प्रारंभ में यानी आरंभ, अगर शब्द की शुरुआत अ या ई या ऊ से हो रही है तो ये भी परिवर्तन हो जाएंगे। किस में होगा कि अगर कोई शब्द अ से प्रारंभ हो रहा है, किससे प्रारंभ हो रहा है विद्यार्थियों, अ से, तो ठक प्रत्यय जोड़ते समय अ का आ हो जाएगा। और अगर कोई शब्द ई से प्रारंभ हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, तो ठक प्रत्यय जोड़ने पर उसका ऐ बन जाएगा। और अगर कोई शब्द ऊ से प्रारंभ हो रहा है, ऊ से प्रारंभ होने का मतलब है कि जो पहला अक्षर है उसके साथ में ऊ जुड़ा हुआ है, या जो पहला अक्षर है उसके साथ में ई जुड़ा हुआ है,
या जो पहला अक्षर है उसके साथ में अगर अ जुड़ा हुआ है तो अगर तो शब्द कोई शब्द जिसका पहला शब्द है उस अक्षर है पहला अक्षर के साथ में ऊ जुड़ा हुआ है तो उस ऊ का ऊ हो जाएगा। यानी सीधी बात है कि अगर जो शब्द प्रारंभ किस से हो रहा है तो उस अक्षर के साथ में अ जुड़ा हुआ है तो अ का आ हो जाएगा, और अगर उस पहले अक्षर के साथ में ई जुड़ा हुआ है तो ई का आई हो जाएगा, या अगर उस शब्द के साथ में पहला अक्षर जो शब्द प्रारंभ हो रहा है उसका पहला अक्षर और उसके साथ में भी अगर ऊ स्वर जुड़ा हुआ है तो ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अब इनके उदाहरण जानिए, उदाहरण जानने पर सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे शब्द है शरीर और प्रत्यय है ठक, तो विद्यार्थियों पहला अक्षर क्या है स, तो स में क्या जुड़ा हुआ है, स अ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है अ, तो अ का क्या हो जाएगा आ, यानी स का क्या हो जाएगा सा, तो क्या बन जाएगा शारीर। और आगे ठक, तो ठक का क्या शेष रहता है एक, तो शारीर के साथ में एक जुड़ेगा क्या बनेगा शारीरिक। जैसे अर्थ अ है तो अ का क्या बन जाएगा आ, अर्थ धन ठक क्या बनेगा आर्थिक, यानी ठक का एक शेष रहता है एक जुड़ेगा। मास धन ठक क्या बनेगा मासिक। संस्कृति धन ठक सांस्कृतिक, जो भी पहला अक्षर है उसके साथ में अ जुड़ा हुआ है तो अ का आ हो जाएगा। वर्ष धन ठक क्या बनेगा वार्षिक। पशु धन ठक पशु में प अ है तो क्या हो जाएगा पा, और इसका कुछ इस तरीके से बनेगा पार्श्विक। ऊ का आगे वह भी बनेगा, इस ऊ का पशु का क्या बनेगा पार्श्व बनेगा, पशु का क्या बनेगा पार्श्व, और फिर जुड़ेगा एक क्या बन जाएगा पार्श्विक। इतिहास दंठक, तो विद्यार्थियों पहला अक्षर क्या है ई है तो ई का क्या हो जाएगा ऐ, और बन जाएगा ऐतिहासिक। इसको क्या बोला जाता है ऐतिहासिक। नीति दंठक, तो पहले अक्षर के साथ में क्या जुड़ी हुई ई जुड़ी है तो ई का क्या बन जाएगा ऐ और बन जाएगा नैतिक। भूत दंठक, तो भू क्या जुड़ा हुआ पहले अक्षर के साथ में ऊ, तो ऊ का क्या हो जाएगा औ बन जाएगा भौतिक। भूमि दंठक, भू क्या है ऊ है तो ऊ का क्या बन जाएगा औ और बन जाएगा भौमिक। तो इस तरीके से अपना ये ठक प्रत्यय हो गया। और इनकी पहचान कुछ तो इस तरीके से है कि अगर शब्द के अंत में एक, यानी आपको ये देखना है कि किसी शब्द के अंत में क जुड़ा हुआ है और क के अंत में क्या जुड़ा हुआ है विसर्ग, और क से पूर्व में अगर ई स्वर जुड़ा हुआ है तो वहाँ सदा ठक प्रत्यय होगा, ये देखना है। जैसे शारीरिक, अंत में क्या जुड़ा हुआ है क के अंत में क्या लगा हुआ है विसर्ग लगा हुआ है, और क से पहले क्या है ई, यानी एक जुड़ा हुआ है, एक हाथ जुड़ा हुआ हो तो वहाँ सदा ठक प्रत्यय होगा। सभी के अंत में देख लीजिए क और क के अंत में भी विसर्ग है और क से पूर्व ई जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यह है इसकी ठक प्रत्यय की पहचान। अपना ठक प्रत्यय पूरा हो गया। आगे हम बात करेंगे व और तल प्रत्यय की।